दोस्तों आदाब, मेरा नाम सलीम आज़ाद है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्लोबल बाउंड्री। जब से बिल्किस बानो के गुनहगारों को रिहा किया गया जेल से, उसके बाद से लगातार इस पर चर्चा हो रही है और ख़ास तौर से इंसाफ पसंद लोग इसको लेकर चिंतित हैं। हालांकि कम से कम एक हफ़्ता गुजर चुका है। 15 अगस्त सन 2022 को 11 दोषियों की रिहाई हुई थी बिल्किस बानो के। उसके बाद से अब तक ये मामला ठंडा नहीं पड़ा है और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों तक ये मामला ज़बरदस्त गर्म रहेगा, क्योंकि बिल्किस बानो और उनके वकील सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं इस फैसले के ख़िलाफ़। आपको सबसे पहले ये बता दें कि दरअसल मामला क्या है। तो दोस्तों आपको पूरा मामला बताएंगे, साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि 11 दोषियों की रिहाई के बाद बिल्किस बानो ने क्या कहा और बिल्किस बानो के शौहर याकूब ने क्या कहा। और आपको ये भी पता चलेगा इस वीडियो में कि दरअसल उन 11 दोषियों में कितने लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं। और ये भी आपको पता चलेगा कि दरअसल जो 11 दोषियों के वकील रह चुके हैं उनका क्या कहना है। तो तमाम कुछ आपको इस वीडियो में समझने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए यहीं पर और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए। अब चलिए शुरू करते हैं और बात यहाँ से शुरू करते हैं कि जब 15 अगस्त सन 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से संबोधन कर रहे थे और नारी के सम्मान की बात कर रहे थे, महिलाओं के अपमान न किए जाने की बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात में जघन्य और हिस्टोरिकल होने वाले घिनौने अपराध में यानी गुजरात दंगों में बुरी तरह से पीड़ित होने वाली बिल्किस बानो के 11 दोषियों को रिहाई दी जा रही थी। यानी एक तरफ प्रधानमंत्री का नारियों से सम्मान से संबंधित भाषण और दूसरी तरफ उसके जस्ट उल्टा नारियों के खिलाफ बलात्कार करने वालों को रिहाई, और न सिर्फ रिहाई बल्कि उनको सम्मान के साथ उनका इस्तकबाल, उनका स्वागत। और आप देख पाएंगे किस तरीके से लोग उनका स्वागत कर रहे हैं मानो कि वो कोई क्रांतिकारी हों और किसी बड़े महान से होकर के आए हों। मर्द तो मर्द, आप ये देखिए कि महिलाएं किस तरीके से उनका आरती उतार रही हैं। हद हो गई इस तस्वीर की और हद हो गई इस समाज की कि बलात्कारियों का स्वागत हो रहा है और बलात्कार के आरोपी नहीं दोषियों का स्वागत हो रहा है, उनकी आरती उतारी जा रही है, उनका सम्मान किया जा रहा है इस समाज में। अब आप सोच लीजिए कि कैसा समाज हम बनते जा रहे हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि दिल्ली के निर्भया केस में किस तरह से लोगों का खून खौल रहा था और लोग दोषियों को फांसी पर चढ़ा देने की कितनी जल्दबाजी में थे और आखिरकार उनको फांसी पर चढ़ा भी दिया गया। लेकिन जब बिल्किस बानो के दोषियों को यानी गैंगरेप के दोषियों को जब फूल मालाएं पहनाई जा रही थी, उनकी आरती उतारी जा रही थी, तो किसी का खून नहीं खौल रहा था, सब साइलेंट मुद्रा में चले गए थे। अच्छा, अब आइए आपको बताते हैं कि दरअसल ये हुआ कैसे, ये पूरा प्रकरण हुआ कैसे। तो बात दरअसल ये है कि गुजरात सरकार की एक रिमिशन पॉलिसी है जिसके अंतर्गत उन कैदियों को रिहा कर दिया जाता है जो एक लंबे अरसे तक जेल में गुजार चुके हैं, उनका कंडक्ट, उनका बिहेवियर ठीक ठाक है और अब अगर वो समाज में दोबारा से वापस आते हैं तो समाज को किसी तरह का कोई खतरा नहीं होगा। तो ऐसे कैदियों को आमतौर पर रिहा कर दिया जाता है किसी न किसी स्कीम के अंतर्गत। लेकिन याद रहे, केंद्र सरकार की एक रिमिशन पॉलिसी है जिसके अंतर्गत ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जिन लोगों को उम्र कैद की सज़ा हुई है या वो रेप या गैंग रेप के कन्विक्टेड यानी मुजरिम हैं, ऐसे लोगों की रिहाई नहीं हो सकती है। ये साफ साफ लिखा हुआ है केंद्र सरकार की रिमिशन पॉलिसी में। लेकिन उसके बावजूद भी गुजरात सरकार ने इसको दरकिनार करते हुए ठीक 15 अगस्त सन 2022 को जब पूरा देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव बना रहा था, तब उधर गुजरात में 11 ऐसे दोषियों को फूल मालाएं पहनाई जा रही थी उनके रिहाई के बाद, जो सीधे सीधे बिल्किस बानो के गैंगरेप से जुड़े हुए थे, उनके परिवार के 7 लोगों के कत्ल किए जाने के मामले से जुड़े हुए थे। अब आपको पूरा प्रकरण समझ में आ गया होगा। अब आइए थोड़ा सा और ब्रीफ करते हैं कि ये पूरा मामला हुआ कब था। तो बात दरअसल ये है कि आपको याद होगा कि 27 फरवरी सन 2002 को गुजरात में एक दंगा हुआ था और उस दंगे के पीछे का कारण ये था कि एक साबरमती एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन थी जो यूपी के अयोध्या से गुजरात जा रही थी और गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही उसकी एक बोगी में आग लग जाती है जिसमें कार सेवक सवार थे और 59 कार सेवक उसमें जलकर मर जाते हैं और उसके बाद में गुजरात के कई सारे इलाकों में दंगा फैल जाता है। इसी कड़ी में 3 मार्च को एक घटना होती है दाऊद ज़िले में। दाऊद ज़िले के रणदीपुर एक गाँव है जो बिल्किस बानो का गाँव है और रणदीपुर के बिल्किस बानो और उनके कई सारे परिवार के लोग अपनी जान बचा करके वहाँ से मुस्लिम मेजॉरिटी इलाकों में जा रहे थे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रणदीपुर का जो इलाका है वो मुसलमानों की जनसंख्या वहाँ बहुत कम है। क्योंकि आपको बता दें कि रणदीपुर दाऊद ज़िले में आता है और दाऊद ज़िले में मुसलमानों की जनसंख्या बहुत कम है, करीब 3% मुसलमानों की जनसंख्या है। ऐसे में
बिल्किस बानो का परिवार और उनके गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए मुस्लिम मेजॉरिटी इलाकों में जाने की कोशिश कर रहे थे। तभी 3 मार्च को छप्परपुर एक गांव में जाकर के वो खेतों में छुप गए और इस दौरान उन्हीं के पड़ोसी, उन्हीं के गांव के रहने वाले करीब 20 से 30, चार्जशीट के अनुसार 20 से 30 लोग लाठी डंडों और जंजीरों के साथ लैस होकर के आए और उनको घेर लिया और घेरने के बाद उन लोगों को मारा पीटा, यहाँ तक कि बिल्किस बानो सहित कई सारी महिलाओं के साथ रेप किया, जिसमें से 4 महिलाएं मुख्यतः उनमें शामिल हैं। और इस दौरान 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसमें से एक 3 साल की बच्ची थी जो बिल्किस बानो की बेटी थी। और इस दौरान बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप हुआ और गैंगरेप इतना जघन्य तरीके से किया गया कि बिल्किस बानो बेहोश हो गई और इसी दौरान वो लोग बिल्किस बानो को मरा हुआ समझकर चले गए थे। 3 घंटे के बाद बिल्किस बानो को होश आता है। उसके बाद में वो अपने आप को नग्न अवस्था में पाती हैं। करीब जाकर के एक आदिवासी महिला से कपड़ा मांगती हैं। कपड़ा पहनने के बाद बिल्किस बानो एक होमगार्ड से जाकर मिलती हैं, जो उन्हें शिकायत दर्ज कराने के लिए लिमखेड़ा थाने ले गया। वहां कांस्टेबल सोमाभाई कोरी ने उनकी शिकायत दर्ज की। उसके बाद बिल्किस को गोधरा रिलीफ कैंप पहुंचाया गया और उसके बाद मेडिकल जांच हुआ, उसमें रेप की पुष्टि हुई। फिर ये मामला नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन तक पहुंचा और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इसकी जांच का आदेश दिया और सीबीआई ने 2003-04 में इसकी जांच की शुरुआत की और अंततः मुंबई में सीबीआई की विशेष अदालत ने बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या के जुर्म में 21 जनवरी सन 2008 को इन सभी लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी और बाद में हाई कोर्ट ने भी उनकी सज़ा को बरकरार रखा था। ये पूरा केस था बिल्किस बानो का, हमने आपको चंद सेकंड में बता दिया। लेकिन बिल्किस बानो और उनके पति याकूब ने कितने मरहलों से इस केस को गुजारा और अंततः दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। लेकिन एक बार फिर वही दोषी एक बार फिर दंदनाते हुए समाज में आकर के घूमेंगे और फिर एक तरीके से चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा बिल्किस और उनके पूरे परिवार को। तो दोस्तों, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि जिस देश में अमृत महोत्सव मनाया जाता है, उसी देश में ठीक आज़ादी के उसी दिन जघन्य अपराध करने वाले मास मर्डर और गैंग रेप के मुजरिमों को यूं ही ऐसी जेल से बाहर भेज दिया जाता है और जिन्होंने कुछ नहीं किया होता है उनको यूएपीए के तहत जेल में सड़ा दिया जाता है। ये है इस देश का अमृत महोत्सव। अब आइए आपको बताते हैं कि जब ये लोग रिहा हो गए तो बिल्किस बानो ने क्या कहा। बिल्किस बानो ने कहा कि दोषियों की रिहाई ने न्याय पर मेरे भरोसे को तोड़ दिया है। अन्यायपूर्ण फैसला लेने से पहले किसी ने भी मेरी सुरक्षा के बारे में नहीं पूछा। जब पता चला कि ज़िंदगी बर्बाद करने वाले 11 दोषी रिहा हो गए तो 20 साल पुराना भयावह अतीत मेरे सामने मुंह बाए खड़ा हो गया। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं सकते में हूँ। किसी महिला के लिए न्याय का ये नतीजा कैसे हो सकता है। मेरे देश के उच्चतम न्यायालय पर भरोसा किया था। धीरे धीरे इस भयावह अतीत के साथ जीना सीख रही थी, लेकिन दोषियों की रिहाई से मेरी शांति भंग हो गई है। न्याय से भरोसा उठ गया है। मेरा दुख और मेरा घटता भरोसा सिर्फ मेरी समस्या नहीं है, बल्कि अदालत में न्याय के लिए लड़ रही सभी महिलाओं की बात है। गुजरात सरकार मेरी और मेरे परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करे, बिना खौफ के हमें शांति के साथ जीने का मेरा अधिकार बहाल करे। ये स्टेटमेंट बिल्किस बानो के हैं। और आइए आपको बताते हैं कि बिल्किस बानो के शौहर याकूब ने क्या कहा। तो याकूब ने कहा कि एक ही झटके में इतने सालों की लड़ाई ख़त्म हो गई। बिल्किस बहुत मायूस हैं, हमें बहुत डर लग रहा है। अब आइए लगे हाथों दोषियों के वकील गोपाल सिंह सोलंकी ने क्या कहा वो भी देख लेते हैं। गोपाल सिंह सोलंकी ने कहा कि क्रिमिनल को सुधारने के लिए रिहा किया गया है। जो क्रिमिनल होता है उसको ज़्यादा जेल में रखने से जो दूसरे क्रिमिनल्स होते हैं उनके साथ आ जाने से क्राइम बढ़ता है। वाह वकील जी, कमाल की थ्योरी है आपकी। इस हिसाब से तो जितने भी दोषी हैं सबको छोड़ देना चाहिए, जेल पे ताला लगा देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। तमाम क्रिमिनल्स आ जाएं समाज में, इससे समाज में सुधार पैदा हो जाएगा, क्योंकि क्रिमिनल का एक साथ रहने से क्राइम बढ़ जाता है। वाह वकील जी, कमाल का तर्क है। यानी कैसे इन्होंने एलएलबी की होगी, कैसे ये तर्क देते होंगे, कैसे ये वकालत करते होंगे, कैसे प्रैक्टिस करते होंगे, इनका तो ऊपर ही वाला मालिक है। बहरहाल अब आइए आपको एक चौंकाने वाली बात बताते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि एनडीटीवी की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि जिस कमेटी की सिफारिश की बुनियाद पर इन 11 दोषियों को रिहा किया गया है, उनमें से 5 लोग, यानी कुल कमेटी में 10 लोग थे, जिसमें से 5 लोग बीजेपी से जुड़े हुए थे। और उन 5 लोगों के नाम क्या है? विनीता लेले, पवन भाई सोनी, सरदार सिंह पटेल, सी केरवल जी, सुमन बेन चौहान। ये 5 लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अब आप सोच लीजिए कि किस तरह का सिस्टम है, किस तरह की न्याय व्यवस्था है। हमें तो इन 5 लोगों में से एक महिला भी नज़र आती है, उनका नाम है सुमन बेन चौहान। सुमन बेन चौहान एक महिला हैं। उन्होंने किस दिल पर पत्थर रख करके ये सिफारिश की होगी कि इनको रिहा कर दिया जाए। एक महिला के खिलाफ होने वाले जघन्य अपराध को एक महिला ही जस्टिफाई कर रही है और सिफारिश कर रही है कि इनके दोषियों को रिहा कर दिया जाए। और
इसी तरीके की तस्वीर वो भी सामने आती है जब कुछ मर्द उनको लड्डू खिला रहे होते हैं, फूल माला पहला रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ महिलाएं भी आकर के उनका आरती उतार रहे होते हैं। ये किस समाज की महिलाएं हैं, कहाँ से ये महिलाएं आती हैं? एक बार पलट करके अपने ऊपर रख करके देख लीजिए कि आपके घर के महिलाओं के साथ, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो आपका रवैया क्या होता? क्या आपका रवैया अभी भी वैसा ही होता, आरती उतारने वाला और सिफारिश करने वाला? यकीनन आपका रवैया बदल चुका होता। लेकिन हमारा पूरा समाज पाखंडपन में लिप्त है, इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना दर्द दर्द लगता है, दूसरे का दर्द खेल लगता है। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, सबके लब सिले हुए हैं। बीजेपी वालों को सांप सूंघ गया होगा, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। हद तो यह है कि स्मृति ईरानी जो हर मुद्दे पर बोलती हैं, महिला सम्मान की बहुत ज़्यादा बातें करती हैं, शाजिया इल्मी बीजेपी की बहुत महिला सम्मान की बात करती हैं, और दूसरी महिला एंकर्स जो टीवी पर बैठ करके दिन रात मुर्गे लड़ाती हैं, उनके अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि महिलाओं से संबंधित सवाल कर लें। अब सवाल यह है कि आखिर ये पूरा प्रकरण हुआ क्यों? ये सीधे सीधे बात यह है कि ये गुजरात में चुनाव आ रहा है और अब तक ये होता था कि मुस्लिम तुष्टीकरण, लेकिन अब अक्सरियतों को तुष्टीकरण की बात हो रही है। तो गुजरात में मेजॉरिटी को खुश करने के लिए इस तरह का सामने माहौल ला करके खड़ा कर दिया गया ताकि लोग इसमें खुश हो जाएं और ये लगे कि ये तो हिंदुओं के हितैषी हैं और जघन्य अपराध करने वाले हिंदुओं को भी आम माफ़ी और रिहाई का ऐलान कर दिया जाता है बीजेपी सरकार में। ये एक मैसेज देने की कोशिश है। लोग कहते हैं ये पॉलिटिकल मैसेज है, लेकिन आप इसको पॉलिटिकल भी समझ सकते हैं, इसको सोशल भी समझ सकते हैं और जस्टिस की लड़ाई तो समझ ही सकते हैं। यहाँ पर एक सवाल और है कि अब आगे का क्या रुख होगा? बिल्किस बानो, उनके शौहर क्या एक बार फिर से अदालत का रुख करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? तो इसके जवाब में इतना कहा जा सकता है कि खबरें ये चल रही हैं कि एक बार फिर से वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं और कई सारी महिलाएं प्रेशर ग्रुप क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या इसका कोई असर होगा, फ़ायदा होगा, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। पूरे इस मसले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट को लोग पढ़ते हैं। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।